दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए आज किसी ने खुद ही सवाल कर दिया, क्या वाकई महात्मा गांधी ये जानते नहीं थे कि आने वाले वक्त में भारत की राजनीति सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर खड़ी दिखाई देगी। इस देश की राजनीतिक व्यवस्था सांप्रदायिक लकीरों को खींचकर और नफरत की जुबां के जरिए भारत में राजनीतिक सत्ता हथियाने में लग जाएगी। ये एक ऐसे बोल हैं जिन बोल के पीछे शायद एक हाथ विभाजन का दर्द है, दूसरी तरफ आजादी की खुशी है। एक तरफ आजादी की खुशी है और उसी के साथ इस देश में सांप्रदायिक हिंसा का उन्माद है। और बीते 75 बरस से इस देश में शायद ही कोई ऐसा बरस रहा होगा जब इस देश ने सांप्रदायिक हिंसा देखी ना हो। नोआखली के दंगे हो, 5000 लोगों की मौत, भिवंडी के दंगे हो, मुंबई के दंगे हो, या फिर सिख के दंगे हो, या फिर गुजरात के दंगे हो, भागलपुर के दंगे हो, असम में जो कुछ हुआ, ये सारी मोटी लकीर होते होते 2020 तक दिल्ली के दंगों तक आकर भी टिक जाती है और अब 2022 है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच से जब आप गुजरेंगे तो बीते 75 बरस में आपको बार बार अदालतों की जरूरत महसूस होती होगी। अदालतें किस रूप में, कौन सा निर्णय, किसे नोटिस किस तरीके से दिया जा रहा है, इन सब को लेकर बहस मुहाइस छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में होती रही है। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में कानून व्यवस्था दंगों के आगे नतमस्तक हो गई या नफरत के बोल राजनीतिक सत्ता की हथेली पर ही जब नाचने लगे तो फिर कानून व्यवस्था हाशिए पर चली गई हो। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। यह कौन सी परिस्थिति है जब राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल हमारी पूरी कानून व्यवस्था उसे ही बनाने में लग जाए। अदालतों की जरूरत इस दौर में कितनी है। और जब सांप्रदायिक हिंसा से हर कोई घृणा करता है, सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, नफरत की जुबान से बोलने से हर कोई घबराता और कतराना चाहता है, लेकिन बावजूद इसके विरोध के स्वर एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं। और जब देश के भीतर में बड़े बड़े मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को न सिर्फ परेशान कर रहे हों बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति को जर्जर बना चुके हों, ऐसी अवस्था में क्या वाकई नफरत के बोल और दंगों की राजनीति अपने तौर पर इस देश की कानून व्यवस्था को ही लील लेने को तैयार है? ये ऐसे सवाल हैं जो पार्लियामेंट के भीतर भी उठते रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पीआईएल के जरिए भी पहुंचे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जरिए राजनीतिक चुनाव को भी इस देश ने देखा है और सत्ता को बनते और बिगड़ते हुए भी देखा है। लेकिन मौजूदा वक्त में एक हवा आपको ऐसी दिखाई देगी जिसमें एक सहमति की हवा है, जिसमें एक खामोशी की हवा है, जिसके भीतर आपको इस बात को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे क्या वाकई संविधान के मातहत कानून का राज अलग अलग राज्यों में ऐसी स्थिति में जहां पर सांप्रदायिक हिंसा लोगों को अपनी आगोश में ले लेती हो, उसके खिलाफ कानून खड़ा हो पाता है क्या? बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल इसलिए कहीं ज्यादा बड़े हैं कि जब इनका विरोध भी होता है तो भी सहमति हो क्यों नहीं पाती है। और राज्य दर राज्य जहां जहां चुनाव आते हैं या जो जो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की परिस्थिति में अपनी महत्ता को बरकरार रखते हुए सत्ता पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, वहां यह तेजी से क्यों पनपने लगता है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन हमें लगता है कि आज कुछ तथ्यों को समझना चाहिए। बरस दर बरस इस देश के भीतर में जो सांप्रदायिक हिंसा का प्रभाव रहा है, अगर आप एवरेज निकालिएगा तो हर दिन 2 सांप्रदायिक हिंसा की शिकार भारत लगातार होते आया है और यह बीते 30-40 वर्षों से है। यानी जिस वक्त इस देश के भीतर में मंडल कमंडल की शुरुआत होती है, तब से अगर देखना शुरू कीजिएगा तो एवरेज इस देश के भीतर में हर बरस तकरीबन 700 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा और नफरत के बोल के जरिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की परिस्थिति लगातार पैदा हुई है। सरकार के आंकड़े बतलाते हैं कि अगर 21वीं सदी में पैर रखिए तो सन 2001 में 649, 2002 में 668, 2003 में 700, 2004 में 711 और उसके बाद बरस दर बरस 769, 698, 761, 2008 में 943,
849 2009 में, और ये लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीर इस देश के भीतर में दर्ज सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर आपको बरस दर बरस दिखाई देगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारत का सच यही है? क्या यह मान लिया जाए कि दरअसल राजनीतिक सत्ता ही इस देश में जज की भूमिका में भी है और राजनीतिक सत्ता इस देश में अपने आप में नौकरशाही भी है, पुलिस प्रशासन भी वही है, और राजनीतिक सत्ता तले पूरा का पूरा जो संवैधानिक संस्थान है उनका ढहना भी इसी दौर में इसीलिए देखा गया क्योंकि राजनीतिक सत्ता सबसे महत्वपूर्ण हो गई। मसला सिर्फ इतना पर नहीं है कि कर्नाटक में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और दिल्ली में क्या हो रहा है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर में पहली बार जब विरोध के स्वर भी उठते हैं, वह भी राजनीति से कुछ ऐसे प्रभावित होते हैं कि वह अपनी राजनीतिक जमीन को बचाकर विरोध करते हैं। यहां पर सवाल सत्ता का नहीं है। मसलन सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में 13 पॉलिटिकल पार्टीज लेटर लिखती हैं, लेकिन इन 13 पॉलिटिकल पार्टी से इतर 13 और पॉलिटिकल पार्टी जिनकी राज्यों में सत्ता है, जो राजनीतिक तौर पर प्रभावी हैं, उनको साथ ला पाने की स्थिति में यह 13 पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आ पाती है? यह पहला सवाल है। यानी सभी को अगर लगता है इस देश में गलत हो रहा है तो फिर विरोध एक साथ एक स्वर के साथ क्यों नहीं उभरता है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जब बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा हो कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके दायरे में भी चीजें आती है, वो खामोशी क्यों बरतती है? और जब राजनीतिक सत्ता के आश्रय कानून व्यवस्था नजर आने लगी हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर दखल देने की स्थिति में क्यों नहीं आ पाता है? जो संवैधानिक संस्थान है, सवाल यह नहीं कि वो सीबीआई, ईडी या आईटी भरी है, वैसे तमाम संस्थान जो अपने तौर पर आवाज उठा सकते हैं, कह सकते हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है, फिर भी वह बोल क्यों नहीं पाते हैं? हमें लगता है जरा सिलसिलेवार तरीके से इसलिए परखिए क्योंकि इस देश में मौजूदा वक्त में बहुत सवाल है। बेरोजगारी का सवाल है, देश के बिकने का सवाल है, देश के सरकारी कंपनियों के निजीकरण का सवाल है, हर चीज की कीमत लगाकर बेचते हुए मोनेटाइजेशन शब्द का सवाल है, इस देश के भीतर में बैंक के कंगालीपन का सवाल है, रिजर्व बैंक पर कैसे सत्ता ने अपने लोगों की नियुक्ति करके वहां के जो डायरेक्टर्स हैं उस पूरे निदेशक मंडल के जरिए पूरी बैंकिंग सिस्टम को अपने हाथ में कर लिया है, सवाल उसका भी आएगा। सवाल तो इस बात का भी है कि कॉरपोरेट मित्रों को खुले तौर पर जिस रूप में ट्रांसफर किया जा रहा है सब कुछ और उनका नेटवर्थ बढ़ रहा है, उसको लेकर भी इस देश के भीतर में एक खामोशी है। तो क्या भारत के भीतर में वह पॉलिटिकल विजन जो नोआखली के दंगे के वक्त से लेकर शायद 2020 के दिल्ली दंगों तक रेंगता नजर आता था और कहीं से कोई आवाज निकलकर आ ही जाती थी, मौजूदा वक्त में सब कुछ शांत हो गया? क्योंकि राजनीतिक चुनाव इस देश का आखिरी मंत्र है जो लोकतंत्र को भी जीता है और कानून को भी जीता है। यह भी सवाल इसलिए क्योंकि हम जिन बातों का जिक्र आपसे करते हैं उसमें आंध्र प्रदेश के मान लीजिए जगन रेड्डी है, वह विरोध के लिए क्यों नहीं उनको साथ लिया गया जिन 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने हस्ताक्षर किए? देखिए, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन, डीएमके के नेता, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री येचूरी, सीपीएम के नेता सोरेन, हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं और झारखंड में मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव, आरजेडी, उसके अलावे आइए सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, आईयूएमएल, सीपीआईएमएल, सबने हस्ताक्षर किए, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसमें शरीक नहीं है, आम आदमी पार्टी जो पंजाब और दिल्ली में जिनकी सत्ता है वह भी इसमें शरीक नहीं है, अकाली दल जो किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से निकल गया वह भी इस पर्चे पर दस्तखत करने वालों में नहीं है कि सांप्रदायिक हिंसा। सवाल एक तरफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का है, दूसरी तरफ इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्शियसनेस का है, और तीसरा सवाल जनता से आके जुड़ जाता है। ये तीनों जगह का भोथरापन एक साथ राजनीतिक सत्ता को अगर मजबूत कर दे रहा है तो फिर यकीन जानिए यह भारत की एक नई प्रयोगशाला है, एक ऐसी प्रयोगशाला जिसके भीतर में कोई मायने नहीं रखता है कि नौकरशाह कोई चीज है, इंस्टीट्यूशंस कोई चीज है, अदालतें कुछ सोच पाएंगी, मीडिया की भूमिका कोई चीज है, यानी लोकतंत्र के सभी स्तंभ आपको हो सकता है इस दौर में ढहते हुए दिखाई दे और पूरी की पूरी बहस इसी बात में उलझती हुई दिखाई दे कि
इस संवेदनशील तारीख को, इस संवेदनशील धर्म की स्थिति में, उस धर्म की परिस्थितियों के साथ किसे कैसे जोड़ा गया। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं इस पे बहस नहीं करना ही ठीक है, क्योंकि यह एक पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी को लाभ पहुंचा देगी अब जैसे ही इसमें घुसिएगा। दूसरा सवाल यह है कि उस पूरे के पूरे इलाकों को जरा परखना शुरू कीजिए जहां पर इस तरह से सांप्रदायिक हिंसा के जद में जो लोग आते हैं, गरीब हैं, मुफलिस हैं, बेरोजगार हैं, जिंदगी की जद्दोजहद से हर क्षण लड़ रहे हैं, फिर भी कानून अपने तरीके से उस घटना के घटने का इंतजार करती है क्या और उसके बाद कार्रवाई शुरू करती है क्या। ये सारे सवाल इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चले हैं मौजूदा वक्त में क्योंकि अगर राजनीतिक शून्यता है और देश के भीतर में आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी है तो आखिरी में एक ऐसे प्रयोगशाला की जरूरत किसी भी देश के भीतर में उस राजनीतिक सत्ता को पड़ती ही है। और एक तरफ वह समुदाय जो खुद को अलग थलग पा रहा है, जिसमें जाहिर तौर पर माइनॉरिटीज और खास तौर से मुस्लिमों का जिक्र करने की जरूरत पड़ चुकी है, जब तक उनका जिक्र आप मेन स्ट्रीम में लाकर करने की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक लगेगा ऐसे ही कि हर कोई इस देश में मुस्लिम शब्द अब बोलना ही नहीं चाहता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हिंदू वोट बैंक को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने खुद को हिंदू साबित करने में ही लग गए। कोई मंदिर जा रहा है, कोई जनेऊ पहन रहा है, कहीं पर शंख बज रहे हैं, कहीं पर ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, हिंदू धर्मावलंबियों के साथ बैठकर अपनी तस्वीरों को खिंचाया जा रहा है। ये सारी परिस्थितियों में भारत की अपनी जो पहचान भारत के संविधान के साथ सभी समुदायों को साथ लेकर एक भारत को गढ़ने की परिस्थिति थी, वह एक झटके में गायब कर दी गई। यह परिस्थिति इससे पहले नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले दंगे नहीं हुए थे। सांप्रदायिक हिंसा भारत का जो सच है, जो हमने एवरेज बताया, प्रतिदिन 2 घटनाएं इस देश में होती ही है, लेकिन बावजूद इसके कुछ आवाजें कहीं अदालतों से आती थी, कहीं नौकरशाही सचेत होती थी, कहीं संवैधानिक संस्थान कुछ सवालों को उठाते थे, कहीं केंद्र को तो कहीं राज्यों को नोटिस थमाया जाता था, जवाब मांगा जाता था। पार्लियामेंट के भीतर का शोर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर लोगों को कॉन्शियस करता था कि हाँ, ये हो रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन इस वक्त की परिस्थिति में देखिएगा तो आपको गलत और सही की समझ से दूर जो अपराधी हैं और जो अपराध कर रहे हैं और जिन्हें अपराधी बनाना है और जो इस पूरे समाज के भीतर में एक नई प्रयोगशाला के मंत्र को लेकर आना चाहते हैं, ये सारी परिस्थितियों ने एक झटके में एक सहमति या खामोशी भरी सहमति को लाकर देश के सामने रख दिया है। ऐसी स्थिति इससे पहले इस देश में कभी नहीं थी। यह किसी प्रयोगशाला के रामराज्य की परिस्थिति नहीं और भारत के भीतर विभाजन के बाद जो आज़ादी के स्वर थे उसमें हिंदू मुस्लिम के भीतर की टकराव को राजनीतिक तौर पर लाभालाभ की परिस्थिति में लाने वाली परिस्थितियों से आगे भी नहीं है, उसी दायरे में है। लेकिन ढहते हुए इंस्टीट्यूशंस और ढहती हुई विचारधारा दोनों ने सचेत किया है कि अब आगे क्या हो सकता है। सवाल यह नहीं है कि राजनीतिक तौर पर यह वाकई 2024 की दिशा में क्या होगा। यह भी सवाल नहीं है कि क्या वाकई इस देश के भीतर में कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई ऐसा विजन है जो दे पाने की स्थिति में आए कि आने वाले वक्त में भारत के जो सेकुलरिज्म के थ्रेड, जो धागे हैं, उसको किस तरीके से संजोना है। क्या किसी ने परोसने की कोशिश की? विरोध के स्वर हो, सहमति के स्वर हो, केंद्र में एक ही पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द वो पूरा का पूरा तमाशा चलते रहेगा। और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें विचारधारा गायब हो जाती है, गांधी गायब हो जाते हैं, भारत की आज़ादी के संघर्ष के बाद की परिस्थितियां गायब हो जाती है। भारत को आगे ले जाने की स्थिति और नई पीढ़ी के सामने हम किस भारत को रखेंगे, ये सारी सोच कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इन तीनों परिस्थितियों के हालात के भीतर में सांप्रदायिक हिंसा और नफरत के बोल क्या मायने रख सकते हैं, ये मौजूदा वक्त में खुलकर नजर आने लगा है। और उसी की भूमिका में भारत के भीतर के तमाम इंस्टीट्यूशंस खुद को जीने लगे हैं। अब इसके बाद आइए कि अगर हम ये परखना शुरू करें कि उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, बिहार से लेकर पंजाब तक, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तराखंड तक या महाराष्ट्र, झारखंड का जिक्र करें, अगर राजनीतिक तौर पर भी स्थितियों को परखें तो वहां पर भी आपको बोल नफरत और सांप्रदायिकता के बोल नजर आएंगे। आदित्य ठाकरे अगले महीने अयोध्या जाएंगे,
राज ठाकरे जो उनकी सरकार का विरोध कर रहे हैं वह उसके अगले महीने जाएंगे। इन्होंने कहा मई में जाएंगे, उन्होंने कहा जून में जाएंगे। इन्होंने अल्टीमेटम 3 तारीख का दिया, उसके बाद से बंद हो जाने चाहिए लाउड स्पीकर। उन्होंने कहा जब 3 तारीख आएगी तो हम देखेंगे। यानी मैसेजेस को पढ़ने की शुरुआत कीजिए। ऐसा नहीं है कि वामपंथी राज्य केरल में के भीतर भी यह सांप्रदायिकता की आग नहीं पहुंची है, वहां पर भी पहुंची है। और सांप्रदायिकता की आग को वैज्ञानिक तरीके से कैसे शांत किया जाए, इसकी कोई समझ भारतीय राजनीति के पास नहीं है। और अगर यह नहीं है तो हमें लगता है कि उस संविधान सभा का एक क्षण के लिए हर किसी को अध्ययन करना चाहिए, जिस संविधान सभा में भारत के संविधान को रचते वक्त जो चर्चाएं हो रही थी, चाहे माइनॉरिटीज को लेकर हो, चाहे रिलीजन को लेकर हो, चाहे सांप्रदायिक हिंसा को लेकर हो, चाहे भारत के भीतर की आर्थिक प्रगति को लेकर हो, उन चर्चाओं के साथ होते होते एक ऐसी परिस्थिति भी आई जब खुले तौर पर माना गया, संविधान लागू होने के दिन माना गया कि हां ये संविधान तो है, लेकिन लागू नहीं हुआ तो ये खाली पर्चा भी नहीं बचेगा, कागज का पन्ना भी नहीं बचेगा, इसकी कोई अहमियत नहीं बचेगी। खुले तौर पर इसे कहा गया, माना गया, लेकिन सवाल है उस दौर में तो कहा भी जाता था, माना भी जाता था, इस दौर में तो कोई कहने को तैयार नहीं है। एक सहमति और खामोशी ने उस राजनीतिक सोच को खत्म कर दिया जो राजनीतिक सोच जनता के सामने एक विकल्प के तौर पर अपने विजन को रखती, वो गायब हो गया। माइनॉरिटीज की एक बड़ी भूमिका भारत के समाज के भीतर में रिहाइश के तौर पर है, उसकी जरूरत इस देश को नहीं है, राजनीतिक सत्ता को नहीं है, तो वह माइनॉरिटी क्या करेगा। भारत के भीतर में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लिए हुए एक पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक सत्ता में आती है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा की जो अड़चने हैं या फिर उसको बनाने की दिशा में वो कैसे बढ़ सकती है, इस पर वो बहस की गुंजाइश खत्म कर देती है। क्योंकि इस देश के भीतर में यह जो प्रयोग है हिंसा का और नफरत के बोल का, यही प्रयोग राजनीतिक तौर पर अगर लाभ देता है तो फिर समाधान की दिशा में हम क्यों जाएं, हम उन सवालों को क्यों उठाएं जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि अच्छा आपने तो समाधान कर दिया, अब आगे राजनीतिक सत्ता कैसे मिलेगी। ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि इससे पहले आपने क्या महाराष्ट्र के नेताओं को अयोध्या की यात्रा करते हुए देखा। जो सत्ता में है और जो विरोध में है, दोनों को यात्रा करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? यह टकराव की राजनीति नहीं है, यह उस राजनीति को बरकरार रखने की राजनीति है जो भारत की राजनीतिक सत्ता पाने के सबसे बेहतरीन हथकंडों में शरीक हो चली है। और इसका प्रभाव भारत की पूंजी पर, भारत के बाजार पर, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर और भारत के उस दिमाग पर भी पड़ता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में सुबह से लेकर रात तक लगातार जहर परोसा जाता है। यह स्थिति इससे पहले नहीं थी, लेकिन फिर भी 1947 से लेकर 2020 तक के सरकार के आंकड़े बतलाते हैं इस देश के भीतर में लगभग 20,000 से ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। आप कल्पना कीजिए, सांप्रदायिक हिंसा का मतलब बहुत साफ है, हिंदू मुस्लिम। इसमें कोई दूसरी रेखा खींचने की जरूरत नहीं है। जो 84 के दंगे जो सिखों को लेकर टारगेट किया गया था वह अलग है, या उस तरह की घटनाएं अलग है। ये जो सांप्रदायिक हिंसा वाला मसला था सिर्फ मुस्लिमों को लेकर, जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का डाटा बतलाता है। सभी तरह के राइट्स को अगर जोड़ दीजिएगा सब तरीके से, जिसमें मान लीजिए 84 का भी जिक्र हम कर देते हैं, तो इस देश के भीतर में लगभग 2,958 मामले इस देश में सांप्रदायिक हिंसा के हुए हैं। लेकिन भारत की राजनीति में सांप्रदायिक राजनीति का प्रयोग कैसे कैसे किन किन राज्यों में हुआ और वह प्रयोगशाला के तौर पर भारत की समूची राजनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, हालिया घटना में ये गुजरात के जरिए आप समझ सकते हैं। जो 2002 में जो कुछ हुआ, उस वक्त की परिस्थितियों को समझिए और उस परिस्थिति को लेकर अगर आप यह देखें कि क्या वाकई जब सारी चीजें फेल होने लगती हैं तो यह मायने रखता है कि आप इस हिंसा को और नफरत के बोल को राजनीतिक तौर पर मत कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं क्या। यह एक अलग है, यह राजनीति का कर्म अलग है। लेकिन हमारा सवाल आज आखिर में बिल्कुल अलग है। भारत के भीतर में क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहने से घबराती है कि अगर हम राजनीतिक तौर पर जिस दिन सत्ता में आ गए हम सुप्रीम कोर्ट को भी मथेंगे,
हम इलेक्शन कमीशन को भी मतेंगे, हम सीवीसी को भी मतेंगे, सीडब्ल्यूजी को भी मतेंगे, सीबीआई की भी परिस्थितियों को टटोलना होगा इस देश के भीतर में। और ये सारी चीजें इसलिए मती जाएंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो चेक एंड बैलेंस की शुरुआत की थी और इंस्टीट्यूशंस को इस देश में नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के काल तक जो क्रिएट किया जाता रहा, वह मौजूदा वक्त में अगर धराशायी है तो इसको नए तरीके से भारत को फिर से आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके से मथते हुए कुछ नए प्रयोग करने की जरूरत है। क्या कोई कहेगा इस दौर में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, हमारे राजनीतिक सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन सारी परिस्थितियों को खारिज कर देंगे? या एक राजनीतिक सहमति राजनीतिक दलों के भीतर ही आ जाती है कि यह सबसे आसान उपाय है कि जो सांप्रदायिक हिंसा और नफरत के बोल हैं, कुछ लोग उसके पक्ष में खड़े हैं, कुछ विपक्ष में खड़े हैं, जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन पलट देगी, तो सत्ता वहां से खिसक के हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इस काल खंड में जो मौतें होती हैं उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। वो बहुत साफ कहती है कि अब की परिस्थिति आने वाले वक्त की परिस्थितियों से दिशा में ले जाने वाला वो कदम है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, आपको उसके आगे सोचना होगा। और ये सोचने की प्रवृत्ति भारतीय समाज में राजनीतिक तौर पर खत्म हो चली है। तो काम किसका है? पत्रकारों का है, प्रोफेसर्स का है, यूनिवर्सिटीज वीसी का है, जजेस का है, वकील का है, किसका काम है ये? और सब अगर प्रोफेशनल्स ही अगर राजनीतिक सत्ता के इस प्रयोगशाला में अपनी अपनी आहुति देने को तैयार हैं तो फिर ये प्रयोगशाला ही भारत का नया सच है। समझना सिर्फ इतना है कि यह प्रयोगशाला कोई बाहर से नहीं किया गया, बल्कि भारत को ही उस प्रयोगशाला में कन्वर्ट करने की कोशिशें हो रही है। बचेगा कौन, बचाएगा कौन, सचेत करेगा कौन, सचेत होगा कौन? सबसे बड़ा संकट इस दौर में तभी आ चला है जब कानून का राज राज्यों से गायब होते हुए दिखाई दे और घटना के बाद राजनीतिक सत्ता के लिए बहुत ज़्यादा सक्रिय होता हुआ दिखाई दे। और संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट की खामोशी भी सुओ मोटो लेने की स्थिति में ना आए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी खामोशी बरत ले और देश के तमाम इंस्टीट्यूशन सिर्फ टकटकी लगाए हुए उस संसद की तरफ देखे जिस संसद के भीतर जिसके पास सबसे ज़्यादा सिर होंगे चलेगी उसी की, यही लोकतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया।